चलो स्टार्ट करते हैं। आज न्यू टॉपिक कौन सा है, जिसका नाम है पुंकेसर। क्या है पुंकेसर? कलर किसका? पेन का? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पुंकेसर। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो हम मोटा मोटी सब किसी से एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? तुम खड़ा हो जाओ। तुम आ जा रहा है क्या पहली बार? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा कोई नहीं, इस्तेमाल के अनुसार विश्वास कर लिया जाएगा इस पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पुंकेसर? एक चीज हमेशा याद में रखना, ध्यान से समझना कि पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर वो क्या होता है? तो पुष्प का नर जनन भाग होता है। क्या होता है? अगर पूछ ले कि पुमंग क्या होता है? नहीं, पुंकेसर के समूह को क्या कहते? पुमंग कहते हैं। और पुमंग भी क्या होता है? तो नर जनन भाग है। बात समझ में आ रहा ना? अब जरा ध्यान से समझने वाली बात है कि सबसे पहले हम इसका संरचना देखेंगे। किसका? पुंकेसर का। पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर का। पुंकेसर को 3 चरण में हम बांटते हैं। एक होता है क्या, ये कहते हैं पराग कोश। पराग कोश, इसको कहते हैं क्या? पुतंतु। क्या? पुतंतु। और इसके बीच जो ये लाइन होता है, इसको कहते हैं योजी। क्या कहते हैं? योजी। योजी। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। और ये जो होता है द्विपालित संरचना होता है, 2 पालियां। क्या समझे मोटा मोटा? पुंकेसर को हमने 2-3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पराग कोश, पुतंतु और योजी। पराग कोश में ही उपस्थित रहते हैं पराग कण। क्या? पराग कोश में उपस्थित रहते हैं पराग कण। और जो पराग कोश को क्या करते हैं? पराग कोश को अपने ऊपर धारण किए रहता है, एक डंठल जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतंतु। क्या कहते हैं? पुतंतु। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुतंतु का आधार जुड़ा होता है। ऑप्शन बताएंगे अभिजीत, बताना। पुष्पासन से, दल से, बाह्य दल से या स्त्री केसर से? किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन। सारा एरिया यहाँ पे देखिएगा, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों किससे जुड़े होते हैं? पुष्पासन से। बात समझ में आया? ये कितनी पालियां वाली संरचना होती है? 2 पालियां। अभी हम सारा इसका डायग्राम बनाते हुए चलेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी जो है इतना बात समझ में आया तो इसको एक एक पॉइंट करके लिखा जा सकता है। तो टॉपिक डालिए पराग पुंकेसर। टॉपिक डालिएगा पुंकेसर। टॉपिक डालिए पुंकेसर। टॉपिक डालिए पुंकेसर। क्या लिखवाए थे? नहीं, वो तो अलग चीज हो गया ना, उस समराइज करके पढ़ाए थे। अब मेन टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, लिखिएगा। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पुष्प का
नर जनन अंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। दो आ जाए, पुंकेसर या पुमंग, ये क्या है? नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, पुमंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुंकेसर, पुंकेसर नर जनन अंग है। पुंकेसर नर जनन अंग है जिसे लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। पर्ण कहते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, पुंकेसर को ही पुंकेसर को ही लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। पुंकेसर को ही लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। कहीं कहीं बच्चा पूछ लेता है आपसे लघु बीजाणु पर्ण, दूसरा होता है गुरु बीजाणु पर्ण। ठीक है, गुरु बीजाणु क्या होता है? स्त्री केसर में। तो आपसे दो चीज पूछेगा, पुंकेसर और क्या पूछ लेगा? लघु बीजाणु। तो दोनों चीज एक ही होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो चलो अब इसका संरचना आप बना लो कि क्या होता है। इसके उसके नीचे संरचना बनाओ। हाँ, हो गया? योजी जी, योजी। ठीक है, अब लिखिएगा फर्स्ट नंबर पॉइंट ऊपर वाला, पराग कोश। पराग कोश, पराग कोश। हाँ, फर्स्ट नंबर पराग कोश, पराग कोश। अब अभिजीत क्या किए हम? सुनो इधर, हमने देख लिया क्या कि पुमंग या पुंकेसर ये क्या होते हैं? तो किसी भी पुष्प के नरजनन भाग होते हैं। उसमें हमने देख लिया कि कितने संरचना मिलते हैं। तो ये 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? परागकोश, नीचे वाले भाग को पुतंतु, और बीच में जो दोनों परागकोश को, दोनों पालियों को जो विभक्त करता है, बांट करके रखता है, उसको क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। ये सब सारा समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? पहले क्या पढ़ेंगे? परागकोश। तो लिखिएगा परागकोश।
लिखिएगा इसमें, परागकोश द्विपालित संरचना होती है। 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 देखो जरा ध्यान से, जब इसको और अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, थोड़ा पुष्प मिलेगा क्या? यहाँ पे पुष्प था, खत्म हो गया है, ठीक है। एगो थोड़ा देखना उसको, जब लाएगा थोड़ा, अभिजीत जाएगा थोड़ा, तुम जाओ, इंद्रजीत जाओ, जीत करके लेकर आओ पुष्प, जल्दी से जाओ, भाग के जाओ और 2 सेकंड में आना है, ठीक है। जरा इधर ध्यान से समझो, जब इसका अध्ययन हम करना प्रारंभ किए, किसका? पुंकेसर का। किसका? पुंकेसर। और पुंकेसर के सबसे मस्त मेन भाग होता है, क्या होता है? परागकोश। क्या होता है? परागकोश। सारी क्रियाएं किससे शुरू होती है? तो इसी परागकोश से। इस पुतंतु का कार्य 2 होता है, बच्चा ध्यान से समझना। एक तो परागकोश को क्या, परागकोश को धारण किए रहता है, परागकोश को क्या रहता है? धारण किए रहता है। और सेकंड नंबर, ये संवहन का कार्य करता है। संवहन यानी समझते हो कि अगर कोई भोज्य पदार्थ हो, परागकोश तक पहुंचाना हो तो इसी फिलामेंट, इसी तंतु के द्वारा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये जब टॉपिक आएगा तब देखेंगे। मूल इसमें से संरचना कौन सा होता है बच्चा? परागकोश। जब परागकोश को, एक लाओ ना इधर, जब ये झड़ा हुआ पुष्प ला दिया है, खिला हुआ पुष्प, अरे कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो, कहाँ जा रहा है? खिला पुष्प लाने। ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पुतंतु कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्पवृंत। नीचे वाला क्या कहलाता है? पुष्पवृंत। ये हरा हरा कलर का वो बाह्यदल, क्या कहते हैं? बाह्यदल। एक है तो क्या कहेंगे? बाह्यदल। और पूरा को मिला करके क्या कहेंगे? बाह्यदल पुंज। अब ये इसका बात खत्म। ये क्या करता है? तो पुष्प को टिकाए रखता है। क्या कहता है? पुष्प को टिकाए रखता है। और ऊपर वाला जो ये संरचना होता है, ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। यानी पुष्पवृंत के जस्ट ऊपर वाला साइड क्या होता है? पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर जो हरे हरे बाह्य दल निकले रहते हैं, एक दल रहता है, उसको क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल के समूह को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसके बाद रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है, जिसको क्या कहते हैं? दल होता है। ये किसी भी पुष्प में एक समान नहीं होता, अलग अलग पुष्प में अलग अलग होते रहते हैं। इसके अंदर मौजूद रहता है क्या? पुंकेसर और स्त्री केसर। क्या मौजूद रहता है? पुंकेसर और स्त्री केसर। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, जो पीला पीला जो पार्ट है, कोई अगर पास में आएगा तो उसको हम दिखा सकते हैं कि कौन सा इसमें से स्त्री केसर है। कोई है ऐसा महाशय कि जो आएगा इधर? तुम आओ बच्चे, तुम ही आओ, पास में आओ, आओ देखो। तो अब हम लिया के दिखाएं, इधर आओ ना, पढ़ेगा सब तब समझेगा। इधर आओ। ये आपको बीच में पार्ट दिख रहा है, छोड़ो रहने दो।
ये जो बीच में आपका पार्ट दिख रहा है ये कौन सा है, तो स्त्री केसर। और ये पीला पीला भाग जो दिख रहा है वो क्या है, पुंकेसर। क्या है, पुंकेसर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम अभी नीचे वाले पार्ट को नहीं पढ़ रहेंगे, दाना दाना वाला ये पार्ट दिख रहा है। तो अब एक समझो, इस ध्यान से बात समझो कि ये जो पुष्पलाई है वो किसका पुष्पलाई है, अड़हुल का पुष्प है। ध्यान से समझना, इसमें आकर के पास में देखोगे तो स्त्री केसर एक नहीं है, इसमें बहुत सारे स्त्री केसर हैं। तो बहुत सारे स्त्री केसर जब मौजूद हो तो उसको क्या कहेंगे, जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, जयांग कहते हैं। तो हम उसको नहीं पढ़ रहे, सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, इसको, यानी पराग कोश को, पुतंतु को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, पराग पुंकेसर को। किसको पढ़ रहे हैं, पुंकेसर को। अब जब इसका हमने संरचना निकाला तब क्या देखो, इसका संरचना कुछ ऐसे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीच में जो ये डंठल है इसको क्या कहते हैं, पूतंतु। क्या कहते हैं, पूतंतु। ऊपर वाले पार्ट जो पीला कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, परागकोश। और दोनों पालियां जब इसको और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये आपको द्विपालित संरचना नजर आएगी। उसके बाद फिर हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन। और उसका जूम करेंगे। जब जूम किया गया और क्या किया गया, लैब में इसको काटा गया। क्या काटा गया, तो काटा गया तो कुछ हमारे पास ऐसी संरचनाएं निकल के आई। देखो, ऊपर वाला पार्ट ऊपर और नीचे वाला पार्ट नीचे। अब जरा ध्यान से समझो, जब इसको हम क्या किए बच्चा, जब इसको हम क्या किए कि इसको और माइक्रोस्कोप से देखें तब हमको पता चला कि इसमें 4 क्या है, लघु बीजाणु धानियां हैं। क्या है, लघु। 4 कोष्टकीय रूप हमको नजर आया। 4 कोष्टकीय क्या रूप नजर आया, जिसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। तो एक पराग कोश में 2 पाली संरचना, एक पराग कोश में 2 पाली संरचना, और द्विपालित संरचना में कितने कोष्टकीय, 4 कोष्टकीय। क्या, लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। पूछ लेगा आपसे कि पुंकेसर में या कहेगा पराग कोश में कितने कोष्ठकीय अवस्था होते हैं, तो 4। क्या होते हैं, 4। चारों कोष्ठकीय अवस्था को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी में ही क्या मौजूद होता है, लघु बीजाणु। क्या मौजूद होते हैं, लघु बीजाणु। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो अब हम क्या लिखवा दिए, इसमें से एक पॉइंट लिखवाए हैं। क्या, परागकोश में क्या लिखवाए हैं, एक पॉइंट, द्विपालित संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उसमें से नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें से इसमें 4 लघु बीजाणु धानियां, इसमें 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। इसमें 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं जिसमें लघु बीजाणु होते हैं, जिसमें लघु बीजाणु होते हैं, जिसमें लघु बीजाणु होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ये बात समझ में आया कि क्या होता है, क्या होता है ये लघु बीजाणु धानियां जो होता है, लघु बीजाणु धानियों में क्या रहता है, लघु बीजाणु। ये पार्ट वाइज पार्ट तोड़ते चल रहे हैं। क्या, फर्स्ट नंबर हमने उठाया और देखो ये इसको अलग किए हैं। जब इसको अलग किए तो हम इसको पढ़ लिए क्या कि इसमें 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, तो चतुष्क अवस्था की होती है। क्या होती है, चतुष्क, या 4 कोठरी के समान होता है। बात समझ में रहा ना। अब सेकंड नंबर डालिएगा योजी। योजी, योजी, हाँ योजी, योजी लिखना, योजी डालो, लिखना।
इन दोनों पालियों के बीच, इन दोनों पालियों के बीच, इन दोनों पालियों के बीच में क्या हटाने के लिए? चलो हटाओ, पहले पहले ये देखो, लिखो, इन दोनों पालियों के बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे जिसे योजी जिसे एक संरचना पाई जाती है जिसे योजी या संयोजी, योजी या संयोजी योजी या संयोजी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह योजी दोनों पालियों को, यह योजी दोनों पालियों को अलग करके रखती है, दोनों पालियों को अलग करके रखती है, दोनों पालियों को अलग करके रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, योजी एक विशेष प्रकार के योजी एक विशेष प्रकार के उत्तक से बने होते हैं, उत्तक से बने होते हैं जिसे जिसे मृदुतक ब्रैकेट में पैरेनकाइमा, जिसे मृदुतक पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पैरेनकाइमा कहते हैं। हो गया? ये बात समझ में आ गया? अब उसके बाद लिखो पुतंतु। पुतंतु, पुतंतु क्या लिखेगा? पुतंतु लिखिएगा। यह पुंकेसर का भाग होता है, पुंकेसर का भाग होता है जिसकी संरचना तंतु के समान होता है, जिसकी संरचना तंतु के समान होता है, जिसकी संरचना तंतु के समान होता है, तंतु के समान होता है। यही पुतंतु आधार से जुड़कर, आधार ब्रैकेट में लिखिए पुष्पासन, ब्रैकेट में आधार से जुड़कर, आधार लिख करके पुष्पासन, पुष्पासन आधार से जुड़कर
शीर्ष पर, आधार से जुड़कर शीर्ष पर पराग कोश को धारण किए रहती है, पराग कोश को धारण किए रहती है, शीर्ष पर पराग कोश को धारण किए रहती है, धारण किए रहती है, धारण किए रहती है, धारण किए रहती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये टोटल हम पार्ट समझा दिए, इसका सारा भाग। अब हम कहां पढ़ेंगे अभिजीत? तो अब हम आएंगे इसके अंदर, किसके? ये वाले पार्ट को। हमने सारा पार्ट देख लिया, तो एक बार इसको दोहरा दे कि है कंप्लीट, दोहरा दे। चलो आओ, हम पढ़ रहे थे क्या? नर जनन भाग। क्या पढ़ रहे? नर जनन भाग। नर जनन पुष्प का नर जनन भाग क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर के समूह को पुमंग क्या कहते हैं? पुमंग। पुंकेसर को कितने संरचना में बटा होता है? 3। कौन कौन से? परागकोश, पुतंतु और योजी। परागकोश कैसी संरचना होती है? तो द्विपालित। क्या होती, कैसी होती है? द्विपालित। द्विपालित संरचना होती है जिसमें कितने लघु बीजाणु धानियां मौजूद होती हैं? 4। कितने लघु बीजाणु धानियां? 4। ये बात ऊपर वाला समझ गए। दोनों पालियों को जो विभक्त करके रखता है उसको क्या कहते हैं? योजी। वो एक प्रकार का विशेष उत्तक का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा। क्या कहते हैं? पैरेनकाइमा। आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में कि योजी किस उत्तक का बना होता है? मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा। दोनों नाम इंग्लिश में होता है पैरेनकाइमा और हिंदी में क्या होता है? मृदु उत्तक। बात समझ में आया? उसके बाद में हम नीचे वाले पार्ट देखें जिसका नाम है, क्या नाम है? पुतंतु। पुतंतु क्या होता है? तो ये एक तंतु जैसी संरचना होती है जो पुष्पासन यानी आधार से क्या होता है? जुड़ा रहता है और अपने शीर्ष पर किसको धारण किए रहता है? परागकोश को। बात समझ में आया? अब इसको जब हम क्या किए, इसको और अध्ययन के लिए जब हमने काटा तो इसकी संरचना कुछ हमको ऐसे प्राप्त हुई। बात समझ में ना? तो ऊपर वाले पार्ट को जब हमने हटा दिया और इसको काट करके जब हम क्या किए, दूरबीन से देखे या माइक्रोस्कोप से जब देखें तब हमको कुछ ऐसी संरचना आई। कैसे? ऐसी संरचना। अब हम क्या करेंगे, ये 4 लघु बीजाणु धानियों को हम लोग पढ़ेंगे और लघु बीजाणु धानियों से ही किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का। तो आइए अब हम समझते हैं क्या कि लघु बीजाणु धानियों से लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। उससे पहले हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है। तो इसकी संरचना हम बनाए, ये सब बना लिया है सब। अगर स्पेस हो तो इसको भी जरा सा बना लेना। सब नहीं है तो छोड़ो, मिटा दें। जल्दी से बना लो, जब बनाना है तो जल्दी से बनाओ। हाँ वहीं पे बना लो, उसको काटा हुआ है। ठीक है जाओ। अब जब लेक्चर दे रहे हो तब नहीं जाना है, अब जाओ। अरे अब जाओ। अगर दिक्कत परेशानी हो रहा है ना तो बिना बताए चुपचाप निकल जाओ। सब पूछ पाछ मत करो, गुस्सा आता है उस तरह। नहीं, दोनों बनाना पड़ेगा। हाँ अभी, क्योंकि जानते हो क्या, एक हम स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। अब कल होकर के हम सीधे खड़ा करके इसके काट करके आगे वाले इसको ला दे, तब आप कैसे समझिएगा? समझना पड़ेगा ना कि इसको काटे कैसे है, इसको लाए कैसे हैं। इसके बाद एक नोट डाल करके लिख लेना नीचे, इसी में, वहां पे कहाँ हटे जाता।
नोट डाल करके लिखिएगा। का इसको कैसे हटा है? हमरो लूर आ गए धीरे धीरे। जा रहा नहीं, देखो वहाँ पे कंपन कर रहा है, ब्लू और लाल बढ़ रहा है। हाँ हो रहा है, तो ये सब सारा कटा जाएगा। जो ये आप लोग का 1 घंटा का वीडियो है ना, वो जाएगा 15 मिनट 20 मिनट का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेक्चर देना रहता है तो एक अलग बात है। यहाँ पे क्या करना है, लिखवाना भी है। हम लोग अलग तरीका से पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बात लिखिएगा, पॉइंट डालकर नोट में लिखिएगा, पैरेनकाइमा की कोशिका, नोट डाल करके पैरेनकाइमा की कोशिका, पैरेनकाइमा की कोशिका, पैरेनकाइमा की कोशिका, कोशिका जीवित होती है, पैरेनकाइमा की कोशिका जीवित होती है, जीवित होती है, जो पोषण देने का कार्य, पोषण देने का कार्य करती है, करती है या भोजन का संग्रहण करती है। संग्रहण करती है, भोजन का संग्रहण करती है। ए आवाज नहीं। ए आवाज नहीं करो सब बच्चा।
दो कलर का बन गया तो इससे घबराना नहीं, ठीक है। कोई वही अभी 4-5 कलर जाएगा। कोई आवाज नहीं बच्चा।
नहीं रुक जाओ, इधर आओ। सब हमको नहीं, सब किसी को बुलाया बोर्ड पे। यहाँ पे देखो, इधर आओ, देखो यहाँ से जो ये बनाए हुए हैं ये क्या है? पराग कोश का कटा हुआ भाग है। क्या है? पराग कोश का कटा हुआ भाग। अब जरा इसको देखिएगा, ये क्या, कौन सी चतुष्क अवस्था है? कैसे अवस्था है? चतुष्क, द्विपाल या चतुष्क अवस्था। क्या? द्विपाल या चतुष्क या चार कोष्ठकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? चार कोष्ठकीय। चार कोष्ठकीय यानी इसको क्या कहते हैं? चार लघु बीजाणु धानियां। क्या कहते हैं? चार लघु बीजाणु। अब चार लघु बीजाणु धानियों को मैंने सिर्फ एक को अभी पढ़ा है। किसको? एक को। जितना संरचना इसमें बनाया है सब में यही संरचना होता है। बात समझ में आ गया? तो सब बताना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे चलो, ये जो होता है आपका लघु बीजाणु धानियां, लघु बीजाणु धानियों के सबसे बाहर के तरफ एक स्तर होता है जिसका नाम होता है बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। ये भी कितना होता है? एक स्तर का होता है। कितना? एक स्तर का, एक ही लेयर का होता है। कौन सा? बाह्य त्वचा। उसके अंदर के तरफ क्या रहता है? तो आंतरिक त्वचा या अंतःस्थिशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थिशियम कहते हैं। ये भी क्या होता है? एक स्तर का होता है। ये भी क्या होता है बच्चा? एक स्तर का होता है। बात समझ में आए? दो लेयर, सबसे बाहर के तरफ क्या? बाह्य त्वचा, उससे अंदर के तरफ अंतःस्थिशियम या अंतः त्वचा। ये बात दोनों समझ में आया? ये दोनों क्या होते हैं? एक स्तर के होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? तबीयत खराब है क्या तुम्हारा? है? जाके रेस्ट कर लो के चले आओ, वो बाद में पढ़ लेना। ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हो गया दो, देख लिए। अब देखो अंतःस्थिशियम के अंदर के तरफ, अंतःस्थिशियम के अंदर के तरफ आपको मध्य त्वचा मिलेगा। क्या मिलेगा? मध्य त्वचा कहो या मध्य स्तर कहो। ये 3 लेयर का होता है। एक से लेकर के कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। एक से लेकर के 3 हो सकते हैं। ये इसका कार्य अभी केवल पढ़ रहे हैं संरचना, अभी ये नहीं जान रहे हैं कि इसका क्या होता है। उसके बाद में आप अंदर आइएगा तो होता है क्या? टैपिटम। क्या होता है? टैपिटम। टैपिटम जो होता है बहुकेंद्रकीय अवस्था होता है। बहुकेंद्रकीय का मतलब क्या होता है कि टैपिटम के अंदर एक केंद्रक नहीं मिलेंगे, एक से अधिक केंद्रक मिलेंगे, उसको क्या कहेंगे? बहुकेंद्रकीय अवस्था। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा ध्यान समझिएगा। इस टैपिटम के अंदर क्या रहते हैं? उत्तक कोशिकाओं का समूह रहता है। क्या रहता है? उत्तक कोशिकाओं का समूह। और यही उत्तक कोशिकाओं के समूह बाद में जुड़ करके क्या निर्माण करता है? यहाँ पे पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। क्या होता है? लघु बीजाणु जनन। क्या? लघु बीजाणु जनन। अभी लघु बीजाणु बना नहीं है। इन सारे बहुकोशिकीय जो अवस्था है या उत्तक के कोशिकाओं के समूह है, इसी से क्या पहले होगा? तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होगा। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, देखो पहले ही एक बार बताए थे, मातृपुत्री बताए थे। तो अब पहले किसका निर्माण होगा? इससे अंतः कोशिकीय समूह से किसका निर्माण होगा? तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से किसका होगा निर्माण? तो लघु बीजाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का। बात मेरा समझ में आया बच्चा? लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। बात मेरा समझ में आ गया? अब एक चीज और आई है, सबसे बाहर के तरफ जो त्वचा मिल रहा है, जो उसका बाह्य त्वचा कहते हैं, एक लेयर का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? तो ये लघु बीजाणु धानी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड नंबर में आता है तो देखिएगा आंतरिक त्वचा, और दूसरा होता है मध्य त्वचा। मध्य स्थिशियम कहते हैं, मध्य लेयर करो, मध्य भित्ति को। बात समझ में आ रहा? तीनों चीज एक ही होता है। ये दो संरचना जो होते हैं, ये प्रस्फुटन में क्या होता है? प्रस्फुटन में सहायक होते हैं। कुछ एंजाइम का रिलीज करेंगे जो प्रस्फुटित होगा। एक शब्द समझ में, प्रस्फुटन क्या है? जरा ध्यान समझो कि इस मुट्ठी में हम क्या रखे हुए? 4-5 वो कांच के बॉल रखे हुए हैं। छोटे छोटे गोली खेला है सब ना, तो उस कांच का बॉल रखे हुए। ये जब मेरे हाथ को फोड़ोगे तो यहाँ से सारे क्या निकलेंगे? वो सारे कांच बाहर निकलेंगे कि नहीं? झर से बाहर निकलेंगे कि नहीं? तो उसी प्रकार क्या होता है कि इस मुट्ठी के अंदर ये सारे, एक है अंतःस्थिशियम और दूसरा होता है क्या? मध्य त्वचा के बीच में घिरे रहते हैं। क्या घिरे रहते हैं? क्या बच्चा? तो आपका ये परागकण, क्या परागकण,
कण क्या घिरे रहते हैं, परागकण। आज जैसे ही ये प्रस्फुटित होता है, प्रस्फुटित यानी होता है इसका फूटना, क्या होता है, फूटना। अच्छे एक चीज ये समझ में नहीं आ रहा, भिंडी देखा है सब, भिंडी, भिंडी में जब वो जब देखना होगा उसका जो भिंडी होता है ना, जब बिल्कुल सूख जाता है अंदर प्लांटे में सूख जाता है तो वो कुछ ऐसी संरचना का निर्माण कर लेता है, फट जाता है, देखा है सब। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रस्फुटन। क्या कहते हैं, प्रस्फुटन। तो दो चीज देखो, एक मध्य स्तर और दूसरा अंतःस्थितियम, ये क्या करता है, प्रस्फुटन में सहायक होता है। क्या होता है, प्रस्फुटन में। उसके बाद में आइएगा टैपिटम। टैपिटम बच्चा क्या होता है, तो ये पराग कोश को जो अंदर पराग कण होते हैं, क्या होते हैं, या कहेंगे लघु बीजाणु। क्या कहेंगे, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को भोज्य पदार्थ देने का या पोषण देने का कार्य करता है कौन, टैपिटम। बात समझ में आएगा। टैपिटम में दो चीज, टैपिटम लघु बीजाणु धानी को क्या करता है, तो पोषण देने का कार्य करता है। किसको, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करता है। लघु बीजाणु धानी में किसको पोषण, लघु बीजाणु को। और ये कैसी अवस्था होती है, तो बहुकेंद्र की अवस्था होता है। क्या होता है, बहुकेंद्र की। इन दोनों के बीच में यानी टैपिटम के बीच में कोशिका उत्तकों का क्या रहता है, समूह रहता है। क्या रहता है, समूह रहता है। यही समूह क्या करते हैं, एकत्रित होकर के किसका निर्माण करेंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करेंगे। और वही लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का जब जन्म होगा तब हम के उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। इतना संरचना आपको समझ में आया। ये सारा पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाएंगे कि क्या होता है। तुम खड़ा हो जाओ अभिजीत, इसको बताओ बाह्य त्वचा क्या होता है, किसका, ये इसका क्या, लघु बीजाणु धानी का सबसे बाहरी स्तर होता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है उसके। तुम बैठ जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। ये मध्य त्वचा और अंतःस्थितियम बताओ क्या होता है। मध्य त्वचा कितने लेयर के होते हैं, 1 से लेकर के 3। और अंतःस्थितियम एक स्तर का होता है। दोनों का कार्य क्या होता है, प्रस्फुटन में सहायक होता है। क्या होते हैं, प्रस्फुटन में सहायक होते हैं। ये दोनों चीज समझ में गया। तुम खड़ा हो जा। टैपिटम क्या है, टैपिटम का डिस्क्राइब करो, टैपिटम को डिस्क्राइब कर। खड़ा जल्दी जल्दी, हाँ तुम बैठ जाओ। टैपिटम को डिस्क्राइब करो जल्दी। टैपिटम तुम खड़ा हो जाओ, तुम जल्दी, हाँ खड़ा हो जाओ जल्दी। टैपिटम को डिस्क्राइब करो। है यह सबसे जो होता है आंतरिक स्तर होता है, किसका, परागकश को नहीं थी, लघु बीजाणु धानी का सबसे आंतरिक स्तर होता है। यही किसके पास रहता है, तो लघु बीजाणु के पास रहता है। ये क्या रहता है, इसकी अवस्था बहुकेंद्र की है। इसका कार्य पोषण देना। किसको पोषण देना, लघु बीजाणु। मेरा बात बच्चा समझ में आ गया। क्या इसको आप छाप सकते हैं लोग, आज जब छाप लीजिएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ाई किया करो, बाह्य त्वचा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल सारे एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ करके देख लिया जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, लघु बीजाणु जनन। तो हम वहां पे एक शब्द में लिखाएंगे कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से कि लघु बीजाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये बात समझ में आ गया। पितरी कहीं होता ही नहीं है, उसको अलग टॉपिक है, जब आएगा तब तुमको समझा देंगे। ये चीज समझ में आ। देखो अब तुम समझो कि मातृपुत्री कहाँ कहा जाता है। कभी पितरी नहीं कहा जाता है, पुत्री कहा जाता है। पितरी नहीं बोले थे, पुत्री बोले थे, पुत्री, मातृपुत्री। अगर एक चीज बताओ, हम जो मनुष्य में जो नर जाति है उसका सिर्फ शुक्राणु लिया जाता है। क्या लिया जाता है, शुक्राणु। कि तुम्हारे बॉडी से बच्चा का पैदा थोड़ी किया जाता है, तुम्हारे पास वो सिस्टम थोड़ी है, नहीं है। मादा जनन तंत्र तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हैं, सिर्फ तुम्हारे शुक्राणु को लिया जाता है। लेकिन कोई अगर स्त्री है तो उसके अंदर मौजूद है सारे क्या, तो वो गर्भाशय वगैरह सारा मौजूद है, यानी मादा जनन तंत्र मौजूद है। और वहां से क्या फिर प्राप्ति होता है, क्या एक मनुष्य की प्राप्ति होती है। अब तुम समझो, अब मान लिए कि जो उसका बेटा हो गया, तो क्या वो फिर जन्म करने के लिए वो अपने गर्भ में बेटा रह करके जन्म कर सकता है क्या, नहीं। जो बेटी होगी वो भी वही क्या करेगी, मादा जो जन्म लेगी वही क्या करेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते जाएगी, किसका, पुत्रों का।
बात मेरा समझ में, इसीलिए हम कहीं पुत्र और पितृ ने नहीं बोले हैं, कहीं मातृ और पुत्री, मातृ और पुत्री। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज है। तो मातृ कोशिका क्या होता है, पुत्री कोशिका क्या होता है, जब उसको समझाएंगे तो वहां से आपको बारीकी से समझा देंगे। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मातृ क्यों कहा जाता है, पितृ क्यों, पुत्री क्यों कहा जाता है? बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे ढंग से समझा देंगे, पहले इसको छाप लिया जाए।